आज हम लोग अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी के अंतर्गत दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा क्या है, देखिए परिभाषा में क्या लिखा है उसको देखिए, फिर हम डायग्राम का निर्माण करेंगे। तो प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक, तो ये देखिए ये हमारा पृथ्वी की सतह है ये, और पृथ्वी की सतह में ये प्रेक्षक की आंख है। ठीक, और ये मान लेते हैं एक पतंग है, ये मतलब देखी जाने वाली क्या है, ये वस्तु है। तो प्रेक्षक की आंख से देखी जाने वाली जो वस्तु है ये, ठीक, इसको मिलाने वाली ये जो रेखा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग दृष्टि रेखा। ये क्या बोलेंगे, इसको दृष्टि रेखा। ठीक, अब उन्नयन कोण को पढ़ेंगे। उन्नयन कोण क्या है, देखिए दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा बनाइए सबसे पहले। तो ये हमारा क्या है, देखिए वस्तु है ये, और ये हमारा क्या है, पृथ्वी की सतह है ना। और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हमारी आंख है। तो ये वस्तु को आंख से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, देखिए ये वस्तु को आंख से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, तो ये कहलाएगी दृष्टि रेखा। ये देखिए ये दृष्टि रेखा। ठीक, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा कौन है, देखिए ये क्षैतिज रेखा है हमारा, ये क्षैतिज रेखा है। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। तो ये देखिए इसके बीच में ये कोण बन रहा है ना, तो ये कहलाएगा हमारा उन्नयन कोण ये। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, क्या है देखिए, जबकि वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है। तो ये देखिए ये क्षैतिज रेखा है, इससे वस्तु क्या है, ऊपर है। ठीक, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये वाला क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। अब अवनमन कोण को पढ़ते हैं। तो अवनमन कोण की परिभाषा को पहले पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम का निर्माण करेंगे। तो क्या बोला, देखिए दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाता है। जबकि वस्तु क्षैतिज रेखा से कहां होना चाहिए, नीचे होना चाहिए बोल रहा है। तो हमको क्षैतिज रेखा कहां बनाना पड़ेगा, यहां बनाना पड़ेगा। ये देखिए ये क्या होगा, हमारा क्षैतिज रेखा होगा। ये हमारा क्षैतिज रेखा होगा। अब इसमें कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए ये जब वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे होना चाहिए बोल रहा है, तो वस्तु को आप यहाँ रखेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका वस्तु हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्षैतिज रेखा हो गया। अब क्षैतिज रेखा की ये जो बिंदु है, मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, तो यहाँ पर हमारा आंख है। ये देखिए, तो ये हमारे आंख से ये वस्तु को मिलाने वाली ये जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, हमारा दृष्टि रेखा कहलाएगी। ये देखिए ये दृष्टि रेखा। तो ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गया, और इसके बीच में कौन सा कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अवनमन कोण। ये क्या कहलाएगा, अवनमन कोण ये कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है जबकि वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे हो। तो ये क्षैतिज रेखा है देखिए, है ना, और वस्तु कहाँ पर है, नीचे की ओर है, ये क्षैतिज रेखा से नीचे है। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। ठीक, और उन्नयन कोण में उल्टा है, देखिए ये क्षैतिज रेखा से वस्तु कहाँ है, ऊपर है। तो इस प्रकार से हम लोग दृष्टि रेखा, ये उन्नयन कोण और ये अवनमन कोण को समझ गए। अब हम लोग इसी से संबंधित प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए जमीन के किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से बोल रहा है। तो मीनार की ऊंचाई याद करने बोल रहा है आपको। ठीक, तो क्वेश्चन को सबसे पहले हमको क्या करना है, समझना है। उसके बाद यहाँ पर डायग्राम का निर्माण करना है, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है जब तक आपको समझ में ना आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और डायग्राम का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए जमीन के किसी बिंदु से, तो मान लेते हैं जमीन में ये कोई बिंदु है, ये देखिए। ठीक, तो जमीन के कोई बिंदु से क्या बोल रहा है, 90 मीटर दूर स्थित। तो ये देखिए कितना मीटर, तो 90 मीटर ये दूरी पर स्थित क्या बोल रहा है, मीनार। तो इसको आप मान लेते हो मीनार। ये देखिए मान लो ए भी मीनार है, और ये सी जो है जमीन पर स्थित कोई बिंदु है। ये सी क्या है, जमीन पर स्थित कोई बिंदु है, और यहाँ से 90 मीटर की दूरी पर कौन स्थित है, तो ये मीनार ए भी स्थित है ये। ठीक है, तो क्या बोल रहा है प्रश्न देखिए, तो बोल रहा है 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का, तो शिखर कौन सा है मीनार का, ये है, का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश।
तो ये शिखर का उन्नयन कोण बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो ये देखिए ऐसे मिलाना पड़ेगा, तो ये उन्नयन कोण बनेगा। ये कितना है 30 अंश है। तो क्या ज्ञात करने को बोल रहे हैं, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई ये है, तो मान लो इसको मीनार की ऊंचाई को कितना है h मीटर है। ये हम लोग क्या कर लिए, मान लिए ये, ठीक। अब मीनार सीधा खड़ा है, इसलिए यहाँ पर कोण कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ये C क्या है, तो पृथ्वी पर स्थित एक बिंदु है। इसके बाद ये क्या है, तो C से B बिंदु C से मीनार के पाद तक की ये क्या है, दूरी है। और ये क्या है, तो ये मीनार की ऊंचाई है। और हमको ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। और ये क्या है, तो ये बनने वाला उन्नयन कोण है, ठीक। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लिख भी सकते हैं जो यहाँ पर लिए हैं उसको, और नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। ये देखिए चित्रानुसार, ये क्या कर देंगे, चित्रानुसार। ये तो चित्रानुसार देखिए यहाँ पर ए बी सी को देखिए एक समकोण त्रिभुज लग रहा है, तो लिखोगे समकोण। ये देखिए समकोण त्रिभुज किसमें, तो ए बी सी, ये ए बी सी ये, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम 10 के साथ 30 को लें तो उसमें क्या क्या आएगा, लंब आएगा और आधार आएगा, ठीक। तो उसी को लेते हैं हम लोग। तो ये 10 थीटा, ये यहाँ लिख सकते हो सूत्र से। कहाँ से, सूत्र से। तो सूत्र से 10 थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है लंब बटे आधार। ये देखिए ये होता है ये सूत्र से। तो ये 10 का 10, यहाँ पर थीटा का मान कितना है, देखिए 30, ये बराबर लंब का मान कितना है यहाँ पर, तो लंब का मान h है, और आधार का मान कितना है, तो आधार का मान है 90। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग यही दोनों को क्यों लिए, तो इसलिए लिए क्योंकि हमको एक दिया है और एक ज्ञात करना है। और ये दोनों किसमें आ रहा है, तो दोनों आ रहा है 10, क्योंकि ये क्या है, लंब है और ये आधार है। तो लंब बटे आधार किसमें आता है, 10 में आता है, इसलिए हमको 10 को ही सेलेक्ट करना है, ठीक। तो इसका मान कितना होता है, तो 1 बटे ये कर्ण 3 या वर्गमूल 3 होता है, बराबर ये h बटे कितना है, ये 90 है, ठीक। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, तो h का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो क्लियर गुणा करना पड़ेगा हमको इसका इससे। तो क्या हो जाएगा, ये करणी 3 गुणा h हो जाएगा, और इसका इससे होगा तो 90 गुणा 1 हो जाएगा। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये, तो ये क्या हो जाएगा, h का मान निकालना है, तो h बराबर ये 90 एकम 90 रहेगा। ये करणी 3 इसके नीचे में चला जाएगा। अब परिमेयकरण कर दो, तो h बराबर 90 बटे करणी 3 गुणा करणी 3 बटे गुणा करणी 3। तो h बराबर कितना है, ये 90 करणी 3 और करणी 3 केवल 3, तो 3 एकम 3 किया 3 शून्य, तो h का मान कितना आ गया, 30 करणी 3। ये देखिए, तो h किसको माने थे, मीनार की ऊंचाई को। तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये, अतः ये मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई कितना है, 30 करणी 3, ठीक। मीटर में दिया है, तो मीटर है ये ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करेंगे, उसके बाद फिर डायग्राम का निर्माण करेंगे, ठीक। तो चलिए रीड करते हैं, फिर डायग्राम का निर्माण करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, देखिए एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई कितना है, 3h मीटर है। तो ये देखिए आप एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना लीजिए। अब इसकी ऊंचाई कितना है बोल रहा है, 3h मीटर बोल रहा है। ये देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, के पाद से करणी 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु, तो इसका पाद ये है, तो यहाँ से ये करणी 3h दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, ये देखिए ये, ठीक है, से इस स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो इस स्तंभ का शिखर ये है, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो ऐसे मिलाना पड़ेगा इसको, और ये बनेगा क्या, उन्नयन कोण। तो इसको मान लेते हैं, ये माना उन्नयन कोण कितना है, थीटा है। अब इसको हम मान लेते हैं, तो ये देखिए क्या मानेंगे, तो ए बी मीनार मान लेते हैं ये, और सी, ये सी स्तंभ के पाद से करणी 3h दूरी पर स्थित क्या है, एक बिंदु है। और उन्नयन कोण को कितना मान लिए, थीटा मान लिए। तो यहाँ पर देखिए कोण कितना हुआ है, 90
90 अंश का बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आप चित्रानुसार देख सकते हो AB क्या है, तो AB आपका स्तंभ है, ठीक है, और इस स्तंभ के पाद से करीब 3h दूरी पर स्थित कोई बिंदु C है, जहाँ से शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है माने हैं, थीटा है माने हैं, तो इसी का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सीधा लिखेंगे यहाँ पर ये चित्रानुसार, ये इसके अनुसार चित्रानुसार, ये तो चित्रानुसार क्या हो जाएगा, देखिए समकोण ये त्रिभुज इसमें ABC में, ये ABC में ये कौन सा सूत्र लगेगा, तो इसकी और इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि दोनों दिया है, तो ये किस में आता है, लंब और आधार tan में आता है, तो tan थीटा, ये कहाँ से, सूत्र से, ये tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ये तो tan का tan, ये थीटा का मान थीटा ही माने, लंब का मान कितना है देखिए 3h और आधार का मान कितना है, करीब 3h है। ये अब क्या होगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 3 बटे करणी 3, हर का समीकरण कर दो, तो tan थीटा बराबर 3 करणी 3, ये अब क्या हो जाएगा, गुणा करणी 3 बटे गुणा करणी 3 हो जाएगा, तो ये tan थीटा बराबर कितना आया, ये हो गया 3 करणी 3 और करणी 3 केवल 3, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या आपके पास देखिए, तो ये बच गया tan थीटा बराबर करणी 3। अब ये tan थीटा का tan थीटा, ये किसका मान है, ये tan में 60 का मान है, तो ये tan से tan क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, तो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, ये देखिए यही आपका क्या है आंसर है ये। ठीक, तो क्या पूछा था आपसे, तो पूछा था आपसे कि पाद, ये पूछा था शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, तो लिख दोगे अतः ये शिखर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण ये ठीक थीटा बराबर कितना 60 डिग्री है, ये ऐसे लिख दोगे, तो ये आपका सॉल्व हो गया। ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, बोल रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप ये भूमि को बना दीजिए, ये देखिए ये भूमि का सतह हो गया। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, देखिए एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ये देखिए ये 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग जो है क्या कर रही है, ये उड़ रही है, ये पतंग है आपका, ये देखिए ये पतंग है, ये जो क्या कर रही है, उड़ रही है। ठीक, तो यहाँ से इसकी दूरी कितना है, तो इसकी दूरी है आपका ये 60 मीटर। ये अब आगे क्या बोल रहे हैं, पतंग में लगी डोरी भूमि के बिंदु से बंधी है, ये देखिए ये पतंग है, इसमें लगी जो डोरी है वो भूमि के बिंदु से बंधी है, तो मान लेते हैं भूमि में कोई बिंदु ये है, ये तो इससे वो ऐसे क्या है, बंधी हुई है, ये देखिए। अब आगे क्या बोल रहे हैं, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है, तो ये भूमि का सतह है और ये डोरी है, तो ये दोनों के बीच का झुकाव कितना है, 30 अंश है। ये तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी है, तो ये डोरी पूर्णतः क्या है, तनी हुई है। ठीक, क्या करना है, देखिए उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। ये मान लेते हैं इसकी लंबाई L है, ये देखिए क्या है, L मीटर मान लीजिए। ये तो यहाँ पर आप देखिए ये भूमि पर स्थित कोई बिंदु है ना, और ये क्या है, तो भूमि की सतह से पतंग की क्या है, दूरी है या ऊंचाई है, ये देखिए यहाँ तक मान लीजिए, ये ऐसा मान लीजिए ये। ठीक, तो यहाँ पर हम नामांकन करेंगे, तो मान लेते हैं इसको A नाम देते हैं, तो ये B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा C। तो यहाँ पर देखिए ABC कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का, मतलब ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम एक बार अगर इसको एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए प्रश्न में एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ये पतंग है, ये भूमि की सतह है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी भूमि के बिंदु से बंधी है, तो ये देखिए पतंग में लगी डोरी है जो भूमि की ये बिंदु सी से बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 30 अंश, तो ये देखिए ये भूमि का सतह है और ये डोरी है, इसके बीच का झुकाव 30 अंश है। तो यह मानकर कि डोरी क्या है, पूर्णतः तनी हुई है, आपको इसकी लंबाई ज्ञात करना है। ठीक, तो अब हम इसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो लिख देंगे
चित्रानुसार क्या लिख देंगे, चित्रानुसार। ये तो चित्रानुसार देखिए ए बी सी समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे समकोण ये त्रिभुज इसमें ए बी सी में, ये देखिए ये ए बी सी लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये दिया है हमको लंब, इस कोण के लिए ये लंब है ना, और ये क्या है, कर्ण है, तो लंब और कर्ण किसमें आता है, साइन में आता है। तो क्या लिखेंगे, ये सूत्र से, ये तो सूत्र से कौन सा सूत्र लगा है, साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे होता है कर्ण। ये तो साइन का साइन, ये थीटा का मान कितना है, 30 अंश है, और लंब का मान कितना है, देखिए 60 है, और कर्ण का मान हम लोग माने ये। अब देखिए इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1/2 साइन 30 का, तो ये हो जाएगा ये इतना। अब ये गुणा कर दो, तो L बराबर 60 × 120, तो कितना आया, देखिए रस्सी की लंबाई 120 मीटर। ठीक, तो ऐसे हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, अतः यहाँ हम लिख सकते हैं क्या पूछा, देखिए तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, किसकी लंबाई, डोरी की, है ना। तो पूर्णतः ये यहाँ लिख देंगे, अतः ये डोरी की लंबाई, ये देखिए डोरी की लंबाई 120 मीटर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है।